हे गाइस, पिछले दो वीडियोस में हमने देखा कि कैसे चाइना एक गरीब देश होने के बावजूद अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज करके 40 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आखिर क्यों भारत 70 सालों में आत्मनिर्भर नहीं बन सका, आखिर क्यों भारत 70 सालों बाद भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सका। इसके पीछे कई सारे कारण थे। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके जाके जरूर देखिएगा, वीडियोस बहुत अच्छे हैं। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर अब कैसे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि बायकॉट चाइना का जो इनिशिएटिव है इस समय पूरे देश में बहुत ही तेजी से चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इंडिया चाइना को बायकॉट कर सकता है, कैसे इंडिया आत्मनिर्भर बन सकता है, कैसे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, कैसे इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इंडियंस को इमीडिएटली लीड लेना चाहिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर क्यों हमें आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना चाहिए, आखिर क्यों आत्मनिर्भर भारत अभियान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहला कारण इसके पीछे हमारा बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि इस समय इंडिया और चाइना के बीच जिस तरीके से टेंशन्स हैं और उल्टा चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग $60 बिलियन है। इवन हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 5 साल पहले शुरू किया था, जिसका एम था कि हम धीरे धीरे बाहरी इंपोर्ट्स पर अपनी रिलायंस कम करेंगे और हम अपने ही देश में सामानों को मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। पर समय दर समय भारत की चाइना पर डिपेंडेंस बढ़ती गई। हम यहाँ तक कि छोटे से छोटे सामान भी चाइना से मंगाते हैं। लगभग 45% स्मार्टफोन के कंपोनेंट चाइना से हमारे यहाँ आते हैं। हर साल हम 3 से 4 बिलियन डॉलर की एपीआई, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बिना इस इंग्रेडिएंट के कोई भी मेडिसिन नहीं बनती, उससे भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम हैवी मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, सेमीकंडक्टर मशीनरी भी चाइना से लगातार इंपोर्ट करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ चाइना ही नहीं और दूसरी स्मॉल कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर भी हमें ह्यूज अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रही हैं और इनसे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ही ज्यादा है। इवन अगर बात करें इंडिया का इंडोनेशिया के साथ $12 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, जहां हम सिंगापुर के साथ 2017-18 में $2.7 बिलियन का ट्रेड प्लस रहता था इंडिया का, वहां आज 18-19 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का $4.7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट सिंगापुर से हो गया है। इसी वजह से हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। न सिर्फ हमें चाइना बल्कि हमें हर एक फॉरेन इंपोर्ट पर डिपेंडेंस अपनी घटानी चाहिए और हमें उन चीजों को अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए दूसरा सबसे मेन फैक्टर है कि जिस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो इंडिया और चाइना के बीच ऐसी टेंशन्स हैं जिनकी वजह से वॉर की संभावना बढ़ती जा रही है। उल्टा यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर भी लगातार कोल्ड वॉर में बदल चुका है और ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर बदलने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि पहले ही चाइना यूएसए को बुली कर रहा है और यूएसए चाइना को बुली कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हमने आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाए तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी डिपेंडेंसी चाइना एवं दूसरी छोटी कंट्रीज पर बढ़ जाए और कभी इन कंट्रीज से टेंशन होने पर इनके ट्रेड ब्लॉकेज करने से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान है। इसके साथ साथ हमें आत्मनिर्भरता की ओर इसलिए भी बढ़ना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन स्लो होता जा रहा है, जिस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, जिस तरीके से ट्रेड वॉर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हम चाइना के जैसे ग्लोबलाइजेशन का एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने इनिशियल स्टेज में ग्लोबलाइजेशन का काफी ज्यादा यूज किया और अब उसने एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बदनाम कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई और चाइना ने किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी और
उल्टा दूसरी कंट्रीज पर अपनी हेजुमनी दिखाने लगा। उसकी वजह से अब ज्यादातर दुनिया भर के देश में नेशनलिज्म बढ़ रहा है। लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने एपीआई के प्राइस लगातार बढ़ाया और जो फॉल्टी किट्स उसने दुनिया भर के देशों को दिए, उससे लोगों का चाइना से विश्वास उड़ गया। और ये चाइना एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही मेन पार्ट था, जो कि सप्लाई चेन प्रोवाइड करता था पूरी दुनिया के हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए, जिससे अब दुनिया भर की कंट्रीज दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंस कम करेंगी और इससे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो प्रोटेक्ट करेंगी और इसी से ही प्रोटेक्शनिज्म बढ़ेगा और ग्लोबलाइजेशन स्लो होता जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों हमें बायकॉट चाइना का इनिशिएटिव सपोर्ट करना चाहिए और क्या हम एक्चुअली में बायकॉट चाइना कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो ये जानते हैं क्या चाइना को बायकॉट किया जा सकता है। मेरा आंसर है कि हाँ, पर स्लोली। इसके लिए एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक विजन की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमें उन सारे सेक्टर्स को डिफाइन करना होगा, उन सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पर हम चाइना से कम्पीट कर सकते हैं, नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन ग्लोबल मार्केट। हमें ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर गवर्नमेंट को एक अच्छी रेगुलेशन और अच्छी पॉलिसी लाकर इन सारे सेक्टर्स में वर्क करने वाले डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को टैक्स रिडक्शन देना होगा, उन्हें इंसेंटिव देना होगा, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोत्साहित हो और मैन्युफैक्चर करें और इससे हमारी धीरे धीरे चाइना पर डिपेंडेंस कम हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ले लो, सोलर इक्विपमेंट इंडस्ट्री को ले लो, फर्टिलाइजर्स को ले लो। इन सारे सेक्टर्स में हम काफी ज्यादा अभी भी आगे हैं और अगर हम चाहें तो इसमें हम पूर्णतः आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे सेक्टर्स जैसे कि एपीआई, सेमीकंडक्टर मशीनरी और अदर हैवी मशीनरी, जिनका हम अभी अपने देश में मैसिव स्केल पर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उन्हें हम चाइना या किसी और दूसरे देश से इंपोर्ट कर सकते हैं। पर इस पर भी हमें एक विजन से स्लोली स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि आने वाले 4 से 5 सालों में हमारी डिपेंडेंस लगातार इंपोर्ट पर कम होती जाए और हम एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बने और हमारा ट्रेड डेफिसिट घटता जाए। ना अब ये जानते हैं कि कैसे सेल्फ रिलायंट बना जाए। ना सबसे पहले तो इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट हर तरीके की पॉलिसीज लाती है और इसी से कोई देश बदल जाता है। मैंने पहले ही चाइना वाले वीडियो में बताया था कि कैसे चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने चाइना को एक डेवलप्ड कंट्री में बदल दिया, कैसे इंडियन गवर्नमेंट की प्रीवियस पॉलिसीज ने इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पहुंचाया और जिससे हम आगे नहीं बढ़ सके। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, हमें प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम चाहिए। हमें इनोवेशन को इनकरेज करना चाहिए और हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया लगभग 1% ही अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। वहीं अगर अदर कंट्रीज जैसे चाइना, यूएसए, सिंगापुर और जर्मनी की बात की जाए तो ये कंट्रीज लगभग 3 से 4% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। तो इंडिया जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक इनोवेशन नहीं आएगी, तब तक कोई डिस्कवरी नहीं होगी और जब डिस्कवरी नहीं होगी तो हमें एग्जिस्टिंग और ओल्ड फैशन्ड टेक्नोलॉजीज पर ही वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट को उन सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए जिन इंडस्ट्रीज या जिन सारे प्रोडक्ट्स को हम हैवीली दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्सेस को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं वो काफी काबिले तारीफ है, पर हमें अपने एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन का भी प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर की सेक्टर है हमारी इकोनॉमी की, उसको एक बूस्ट मिले। हमें अपने एग्रीकल्चर पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 एक पशु के मांस से फैला, उससे लोगों का धीरे धीरे वेजिटेरियन की ओर प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी के लिए हमें एक ग्लोबल मार्केट मिल सकती है, जिसमें हम फूड को ह्यूज अमाउंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए
लिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे फार्मर्स को ह्यूज अमाउंट में सब्सिडी देनी चाहिए। इसके साथ साथ हम अपने वर्कर्स को स्किल्ड कर सकते हैं और उन्हें एक गुड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा स्किल इंडिया मिशन टोटली फेलियर है। इस पर गवर्नमेंट को फिर से सोचना चाहिए, गवर्नमेंट के थिंक टैंक को विचार करना चाहिए कि आखिर कैसे गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, उनमें एक अच्छी स्किल हो और वो हाईली प्रोडक्टिव हो। नाउ अब इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर कैसे कोई कंट्री डेवलप्ड होती है या कोई कंट्री कैसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनती है और इंडिया के पास क्या सारे ऑप्शंस है, क्या सारे वेज हैं जिससे कि इंडिया भी सुपर पावर बन सके। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ये जान लो कि आज दुनिया भर की टॉप 5 सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कौन है। इसके लिए आपको सबसे पहले पीछे जाना होगा। जब 1765 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई, तब वहां पर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने लीड किया। वहां पर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज लाइक स्टीम इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग मशीन्स और प्रिंटिंग प्रेस ने इन सारी इकोनॉमीज को काफी ज्यादा हेल्प की, इनके बिजनेस को काफी ज्यादा हेल्प किया और जिससे ये कंट्रीज एक डेवलपमेंट के ट्रैक पर आई और धीरे धीरे ये आज डेवलप्ड कंट्रीज का टैग इनके पास है। नाउ अगर सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज ने इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड किया और ये आज लीडिंग कंट्रीज हैं। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इनोवेशन और डिस्कवरीज लाइक टेलीफोन, मोटर इंजन, इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब, रेडियो, स्टील इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैसोलीन, इन सारे सेक्टर्स में इन कंट्रीज ने हैविली इन्वेस्ट किया, इनोवेशन किया और जिसकी वजह से आज इन सारे सेक्टर्स में यही कंट्रीज लीडिंग रोल में हैं। आप आज देख सकते हो कि दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर टॉप 3 कंट्रीज की अगर आप बात करोगे तो जापान, अमेरिका और इटली ही है, क्योंकि सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही मोटर इंजन की शुरुआत हुई। नाउ बात करते हैं कि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि 1970 में स्टार्ट हुई। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में चाइना और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज ने लीड किया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इनोवेशन और डिस्कवरीज लाइक इंटरनेट, लॉजिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सुपर कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज ने इन सारी कंट्री को काफी ज्यादा रिच और डेवलप्ड बनाया और जिसकी वजह से आज स्मार्टफोन मार्केट में 2 कंट्रीज जिनकी सबसे ज्यादा डोमिनेंस है वो चाइना और साउथ कोरिया ही। तो इन तीनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि कैसे कुछ कंट्रीज आज जो दुनिया भर की टॉप 5 या 7 मोस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, इन सब ने किसी न किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड किया है। तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? इंडिया को इस समय जो चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गई है उसमें इंडिया को लीड करना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमारा इन्फोसिस इसका एक बड़ा एग्जाम्पल। नाउ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो मेन सेक्टर्स हैं जो कि आने वाले समय में की रोल्स प्ले करेंगे, उसमें मेन सेक्टर्स हैं एआई रोबोटिक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारी सेक्टर्स में वर्क करने वाली कंपनीज को काफी ज्यादा सपोर्ट दें, जैसे चाइना अपनी इंडस्ट्रीज को देता है, और उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिससे कि इनोवेशन बढ़ सके, तभी जाके इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे इमीडिएट सेक्टर्स हैं जहां पर इंडियंस लीड कर सकते हैं, जहां पर हम अभी भी बेस्ट हैं और हम चाहें इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपनी ग्लोबल रीच बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये इनोवेशन बेस्ड नहीं है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कराने में दुनिया भर में बेस्ट है और इसी वजह से हम बेस्ट डिग्री और रैंक होल्डर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम चाहें तो फॉरेन कंट्रीज में और दूसरी अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में अपना एजुकेशन प्रोवाइड करके वहां से काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप YouTube पर कोई भी ट्यूटोरियल बनाने की सोच रहे हो जो कि हायर स्टडी पर बेस्ड है या हायर स्टडी के सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा। ना दूसरा सेक्टर जिसमें इंडियंस इमीडिएटली लीड कर सकते हैं वो है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इक्विपमेंट।
ना हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल है जो कि दवाइयों का बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कोविड-19 के समय आपने इसका एग्जांपल देखा था कि कैसे हमने यूएसए और ब्राजील और अदर कंट्रीज को हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विनान की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाई। सो इंडिया अगर चाहे तो जो एपीआई हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इन सारी सेक्टर्स में वर्क करने वाली हमारी इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड करे कि जिससे हमारी इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में ग्रो कर सके और एपीआई जो 3 से 4 बिलियन डॉलर हम हर साल चाइना से मंगाते हैं उसे बचाकर हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें तो हम जरूर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लीड कर सकते हैं। इवन इससे पहले कस्तूरी रंगन समिति जो कि एजुकेशन पॉलिसी पर बनाई गई थी, उन्होंने अपनी कमिटी के सजेशन में कहा था कि इंडिया को 100% मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लीड करना चाहिए। इसके साथ साथ हम हॉस्पिटैलिटी और पर्सनल केयरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करने में आगे तरीके से यूरोपियन और अदर डेवलप्ड कंट्रीज धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती जा रही है और हमारे पास काफी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, तो हम चाहे तो यूरोपियन कंट्रीज में हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जैसे कि पर्सनल केयरिंग, होम मेड या हाउस मेड टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने युवाओं को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और इससे हम हायर अमाउंट में रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ चौथा सेक्टर जहां पर इंडिया लीड कर सकता है वो है कि मिलिट्री सर्विसेज का प्रोवाइड करना और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया के पास वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी इस समय दुनिया की है और इंडिया अगर चाहे तो जैसे यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अदर कंट्रीज को एक मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है और बदले में हाई अमाउंट में उनसे पैसे जनरेट करता है, उस तरह इंडियन आर्मी भी चाहे या इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो दूसरी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज उनसे मिलिट्रीली एग्रीमेंट करके उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है और हम हाई अमाउंट में इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया इस समय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में स्लोली बट स्टीडली बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमने कई सारी कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट बेचे हैं और कई सारी कंट्रीज से डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए बात चल रही है, तो इंडिया अगर चाहे तो इस सेक्टर में भी लीड कर सकता है और इस सेक्टर से हम हाई एम्प्लॉयमेंट अपने देश में जनरेट कर सकते हैं। नाउ इसके साथ साथ अगर इंडिया चाहे तो स्पेस सेक्टर में भी लीड कर सकता है, क्योंकि इसरो इस समय दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी है और हमें चाहिए कि हम अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो कि इस समय अपने स्पेस मिशन के लिए महत्वाकांक्षी हैं या अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाहते हैं, उन्हें हम इंसेंटिव प्रोवाइड करें, चीप दामों में उनके मिशंस को हम सक्सेसफुली लॉन्च करें, जिससे हम हाई अमाउंट में रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, दूसरी छोटी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज का ट्रस्ट भी जीतेंगे और इससे आने वाले समय में हमें एक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा मौका मिलेगा। कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि हालांकि एक डेवलप्ड कंट्री बनना, आत्मनिर्भर बनना और किसी भी देश के प्रोडक्ट्स का या बाहरी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना काफी ज्यादा टफ होता है, पर ये हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी कंट्री को इन सारे स्टेप्स में जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में या जो भी सेक्टर्स मैंने बताए, इन सारी सेक्टर्स में हमारी कंट्री लीड कर सकती है और जिससे हम धीरे धीरे एक डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे बढ़ सकते। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए जय हिंद।